नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। शास्त्रार्थ ये वर्णित है कि दशपुत्रम समाकन्या दशपुत्रान प्रवर्धन यत्र लभते मर्तस्य लभ्यम कन्यैका। अर्थात एक कन्या का जन्म 10 पुत्रों के जन्म के बराबर माना गया है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और यह बिल्कुल सारगर्भित करता है, क्योंकि आज महिला जीवन के हर क्षेत्र में सशक्त एवं पारंगत है। और ऐसी ही सशक्त महिला श्रीमती उमा ठाकुर जी आज हमारे कार्यक्रम में बतौर विशेषज्ञ आमंत्रित है। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू। हम उमा ठाकुर जी का आपको परिचय करवा देते हैं। उमा ठाकुर जी जिला सोलन के दाड़ला क्षेत्र से संबंध रखती हैं और बतौर सफल किसान आज हमारे कार्यक्रम में मौजूद है। प्राकृतिक खेती में महिलाओं का रुझान किस प्रकार दिनों दिन बढ़ रहा है, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे और अपेक्षा करते हैं कि इनके द्वारा जो जानकारी दी जाएगी उससे हमारे सभी दर्शक, किसान, बागवान लाभान्वित होंगे। तो उमा जी, हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो प्राकृतिक खेती की जब हम बात करते हैं तो यह शब्द प्रकृति से निकला हुआ है और प्रकृति की शुद्धता होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि पृथ्वी संतरणार संतु न पुण्या पुण्येन वातः पुण्येन अध्युष्टः पुण्यः पृथ्वी पुण्यान संतुना। कि ये जो धरा है, ये जो पृथ्वी है, हमारे प्रति जब यह सकारात्मक होती है तो हमारे कर्म भी ऐसे होने चाहिए कि हम भी प्रकृति के प्रति सकारात्मक हो सकें। सर्वप्रथम हम बात करते हैं, जब हम प्राकृतिक खेती की बात करेंगे, महिलाओं का रुझान कैसे बढ़ रहा है वो हम इसके पश्चात उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम आप ये बताइए कि प्राकृतिक खेती से हमारा क्या अभिप्राय है? देखिए, प्राकृतिक खेती हमारे पूर्वज सदियों पहले करते आ रहे थे। ये थोड़े से वर्षों में हुआ कि जैसे 1960 की बात करें, जैसे कि हमारे यहाँ उत्पादन की कमी हुई तो उस दौरान हमें ज़रूरत पड़ी रासायनिक चीज़ों की। तत्पश्चात हमने जो ये रासायनिक चीज़ें जो अपने खेतों में शुरू कर दी डालनी। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो प्राकृतिक खेती कर रहे थे। वो नेचुरल तरीके से ही अपने खेतों में जो भी खाद डालनी होती वो नेचुरल जो होती थी उसी को डालते थे। ना ही उस टाइम पे कोई बीमारियां होती थी और उनका स्वास्थ्य था और उम्र भी वो उसी हिसाब से 100 साल की उम्र जीते थे। उमा ठाकुर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वो जब आपने 1960 की बात करी, हाँ जी, वो हरित क्रांति का दौर था। हाँ जी, हमारे यहाँ पर जनसंख्या का बहुत विस्फोट हुआ। हाँ जी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, उत्पादन हाँ हमारा कम हो गया। हुआ। हाँ जी, और हमें फिर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि पूर्वज हाँ, तो उसी प्रकार की खेती करते थे, हाँ जी, लेकिन उससे उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। हाँ जी, इसलिए हमें रसायनों का उपयोग करना पड़ा। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये तो बात होगी प्राकृतिक खेती को लेकर के कि हाँ जी, पारंपरिक, और इसके साथ यदि हम ये बात करें कि पर्यावरण के अनुकूल कृषि भी इसको माना जाता हाँ है, जी, हाँ जी, क्योंकि इसमें रसायनों का बहुत कम प्रयोग होता है। हाँ जी, इसके कौन कौन से घटक होते हैं? क्योंकि देखिए, प्राकृतिक खेती आज ऐसा प्रचलन हो गया है क्योंकि हर व्यक्ति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही अपने को सशक्त बनाना चाहता है और बात भी बिल्कुल सही है। उस दृष्टिकोण से हम रसायनों का प्रयोग न करें, इसके ऐसे कौन कौन से घटक हैं? बिंदुवार में आपसे चाहूँगा कि आप उस पर बताइए। इसके जो घटक है, इसका सर्वप्रथम जो घटक है वो है हमारा बीज अमृत, जिससे हम बीज को ट्रीट करके अपने खेतों में लगा सकते हैं। और दूसरा घटक है इसमें जीव अमृत, और जीव अमृत का एक ठोस रूप भी है घन जीव अमृत। और तीसरा है हमारा आच्छादन और बापसा। आच्छादन और बापसा भी इसका तीसरा और चौथा स्तंभ है। आच्छादन जैसे हम अपने खेतों में, अपने फसलों में मल्चिंग करके अपने, चाहे हम घास की मल्चिंग करें, चाहे प्लास्टिक की शीट की मल्चिंग करें। और बापसा जो एक मतलब जो खेतों में हमारे जो वायु जो जिस तरह से वो पैदा करता है, आच्छादन और जीव अमृत और आच्छादन का उपयोग हमने अच्छी तरीके से किया हो तो हमारे खेतों में बापसा जो उसका ही एक परिणाम, एक स्वरूप होता है।
जैसा कि उमा जी ने बताया कि इसके 4-5 घटक हैं, उसमें एक मिश्रित खेती भी आता है। हाँ जी। क्योंकि हम मान लीजिए जब हम फसल का चक्र भिन्न भिन्न फसलों को उसमें उगाएंगे तो उससे भी हमारी मृदा जो है स्वस्थ होती हाँ है। जी, हाँ जी। जब हम बीजामृत की बात करते हैं तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा हम उसका जो उपचारित करके हाँ जी। उस बीज को लगाते हैं। हाँ जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन से हम पदार्थों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए जब हमारा किसान बागवान इस खेती को अपनाएगा तो उसे इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इस पर भी आप बताएं। जैसे कि हमने बीज अमृत हमने अगर बनाना है तो उसके लिए हमें गौमूत्र, गोबर और पानी और एक चूना और मिट्टी, इसका जो है हमें बीज अमृत तैयार करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमने जीव अमृत बनाना है तो उसके लिए गोबर, गौमूत्र, गुड़ और बेसन और हमारी जो मिट्टी होती है, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए जो हमारे जंगल में, क्योंकि वहाँ पे जो है हमारे रासायनिक चीज़ों का उपयोग नहीं होता है, वहाँ पे रासायनिक चीज़ों का छिड़काव नहीं होता, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा जो ज़्यादा पाई जाती है और वो मिट्टी वहाँ से लाकर हम अपने इसमें जीवामृत बनाने में उपयोग कर सकते हैं, ताकि हमारे जो सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा है, जैसे हमारे खेतों में जो एक तरह से ख़त्म हो चुकी है, जो सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा है जो बहुत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो मृदा जो एक ठोस रूप में हो चुकी है। अगर हमारे उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारी जो मृदा है वो भुरभुरी हो जाएगी। तो उसकी वजह से हम इसमें जो जंगल की मिट्टी है उसका उपयोग हम इसमें जीवामृत में करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए किसी भी उत्पादन के लिए हमारी मृदा का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। ना तो उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होनी चाहिए, ना उसमें स्थूल पोषक तत्वों की कमी होनी चाहिए, ना ही उसमें पोषक तत्वों की। इन सभी का एक निर्धारित मापदंड के तहत हमारी मृदा जो है स्वस्थ होनी चाहिए। हाँ जी। आपने आच्छादन की बात करी, हाँ जी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उसमें कहा जाता है कि जो हमारे फसलों के अवशेष बचते हैं, हाँ जी, उनका प्रयोग करके, हाँ जी, और जो हमारी वनस्पति होती है उसका उपयोग करके, उनका उपयोग करके हम जो है अपने खेतों को ढक देते हैं। हाँ जी। उस पर क्या कहना चाहेंगे? आच्छादन जो एक तरह से हम अपने जो फसलें होती है उसका जो अवशेष बचता है उसका भी हम अपने, जैसे आजकल की जो खरीफ सीजन है, जैसे हमारे आजकल जैसे अदरक, अरबी, ये फसल जिसने क्रॉप लगाई हुई है उसमें जैसे हम बीच में ढैंचा और ये बाथू, ये सारी चीज़ें लगाकर और बाद में उन्हीं का आच्छादन जो है अपनी हम इसमें मक्की और अरबी इन चीज़ों में डालकर हम कर सकते हैं आच्छादन। और आच्छादन करने से हमारे होगा क्या कि हमारी जो फसलें हैं उनमें जो जैसे खरपतवार ज़्यादा आता है वो बहुत कम आएगा, और हमारे जैसे बारिश ज़्यादा होती है तो हमारी जो मिट्टी थी वो एक पानी के साथ बह जाती थी, वो भी कम बहेगी, और हमारे जो मिट्टी है उसमें जो है वो अंदर जो एक नमी जो है वो बरकरार रहेगी। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि यदि इस तरह से हम खेतों को, हाँ जी, उन अवशेषों से और जो वनस्पतियों से हमें पत्तियां प्राप्त होती है उससे यदि हम ढक लें, हाँ तो हमारी जो मिट्टी जो है सुरक्षित है। एक बात जो इसमें और कही जाती है कि जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ जी, क्योंकि बार बार जुताई करने से भी कहते हैं जो हमारी मृदा खराब होती है। हाँ जी। उस पर क्या कहना चाहिए? प्राकृतिक खेती में बताया जाता है कि इसमें हम हल्की जुताई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बार बार अगर हम खेती इस मिट्टी को छेड़ेंगे, जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको थोड़ा सा हानि होगी। तब उस करके हम बोलते हैं कि प्राकृतिक खेती में नेचुरल तरीके से, मतलब जैसे हमारा नेचर है उसी तरीके से हम प्रकृति से ना ज़्यादा छेड़छाड़ करें, तब करके हम बोलते हैं कि इसमें जुताई का कम करनी चाहिए। जी, हाँ जी। जब हम मिश्रित खेती की बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं प्राकृतिक खेती में जो रोटेशन ऑफ क्रॉप्स है और जो मिश्रित खेती है उसका बहुत जो है इसमें उपयोगिता रहती है, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ जी, इसमें जो है मिश्रित खेती हमारे जैसे एक ही खेत में हमने विभिन्न प्रकार की फसलें लगानी है, जिससे होता ये है कि हमारी जो एक फसल होती है, एक क्रॉप होती है, दूसरी क्रॉप होती है, कई फसलें ऐसी होती है जो एक दूसरे से ही अपना मतलब भोजन या पोषण जो है वो प्राप्त कर लेती है, और हमारी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है उनकी जड़ों से। जो जड़ें होती है, जैसे कई फसलें होती है जड़ों वाली होती है, तो वो उनसे भी हमारी जो नाइट्रोजन का काम करती है हमारी मिट्टी में, तो ऐसी क्रॉप लगानी चाहिए। मिश्रित क्रॉप लगाने से हमारी मिट्टी है वो भी बहुत ही अच्छी होती है और उपजाऊ शक्ति भी उसकी बढ़ती है। आपके कहने का मतलब है कि जब हम मिश्रित खेती को अपनाते हैं जी, तो उसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए यदि किसी फसल में कम
न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो उसकी पूरक जो है दूसरी फसल बन जाती है। हाँ जी। और यदि हम व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो किसान की आर्थिकी भी उसमें सुदृढ़ होती है। दर्शकों, तभी कहा जाता है कि एग्रीकल्चर इज़ अ फील्ड ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़। बहुत संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं, लेकिन ज़रूरत है उमा ठाकुर जी जैसे सशक्त और पारंगत बनने की। उमा ठाकुर जी, आज का जो हमारा विषय अब उसकी ओर हम थोड़ा सा, क्योंकि प्राकृतिक खेती के बारे में हमने बता दिया, हाँ जी, और इसको जीरो बजटिंग खेती भी कहा जाता है। हाँ जी, क्योंकि देखिए लागत कम है। हाँ जी, और यदि लागत होगी तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बार बार इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। हाँ जब हम बात करते हैं कि नेचुरल फार्मिंग में हमारे जो महिलाओं की, क्योंकि देखिए हमारे देश की 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है। हाँ जी, और उसमें भी कृषि में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है, अत्यधिक है। हाँ जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम महिला की बात करते हैं कि प्राकृतिक खेती में महिलाओं का रुझान बहुत बढ़ रहा है, उस दृष्टिकोण से आप क्या कहेंगी? हमारे दाड़ला घाट क्षेत्र में बोलूँ या मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट सोलन क्षेत्र में बोलूँ, हम देखते हैं कि हमारी जो गृहिणी है, हमारी जो महिलाएं, वो घर के काम के साथ साथ अपने पशुपालन भी करती है और अपने खेतों में भी काम करती है। हमारे यहाँ दाड़ला घाट क्षेत्र में भी एक जीवा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें जो है 170 फार्मर जो है आज तक जो जुड़े हुए, और उसमें जो 70% महिलाएं ही काम कर रही है, और वो प्राकृतिक खेती करके अपने कमाई, अपने सोर्स मतलब वो साधन वहाँ से चला रही है। वो अपने खेतों में एटीएम मॉडल लगा करके, ए ग्रेड मॉडल लगा करके वो अपने कमाई का साधन वहाँ से चला रही है। उमा ठाकुर जी, आपने एटीएम मॉडल की बात करी, हाँ जी, इससे क्या तात्पर्य है? एटीएम मॉडल यानी कि एनी टाइम मनी, एनी टाइम आपकी जो फसल है, वो आपकी क्रॉप है, आप बाज़ार में बेचने के लिए, जैसे आपका एक खेत है तो उसमें आप विभिन्न प्रकार की फसलें लगाते हो। एक खेत से आप, जैसे आज आपने किसी एक फसल की हार्वेस्टिंग की, तो वो फसल आपके बाज़ार में ले जाने के लिए आप ले जा सकते हो। दूसरी फसल आपकी तैयार हो रही है साथ में, तीसरी फसल वैसे ही तैयार हो रही है। इस तरह से आपके जो इनकम रिसोर्स है वो रुकेगा नहीं, वहाँ से आपके कमाई का कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कंटिन्यू आपकी कमाई वहाँ से आती रहेगी। तो हमारी जो महिलाएं, वो भी इससे जो है वो घर में एक नया विचार उन्होंने प्राकृतिक खेती में ये लाया हुआ है, जिससे वो एटीएम मॉडल, ए ग्रेड मॉडल, जैसे हमारी पहले हम क्रॉप लगाते थे तो वो 6 मंथ बाद ही आती थी, जैसे रबी सीजन और खरीफ सीजन, लेकिन एटीएम मॉडल में वो विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगा करके अपने घर का गुजारा भी कर सकती है और अपने हस्बैंड या अपने परिवार के साथ भी अपना हाथ बटा सकती है। और बिल्कुल सही कहा। और जब इस तरह की फसलों का रोटेशन रहता है तो उसमें जो उपभोक्ता, क्योंकि देखिए किसी भी उत्पादन का अंतिम जो उपभोग है वो उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, और उसको भी एक स्वस्थ फसल जो है, स्वस्थ उपज जो है उपलब्ध होती है। जैसे आपने जीवा प्रोजेक्ट की बात करी, तो यदि हम, आपने जिला सोलन की बात करी और अभी अर्की क्षेत्र में इसका जो है दाड़ला में प्रारंभ किया गया है, तो इसमें कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कितनी पंचायतें, कितने गांव जो है इसके अंतर्गत कवर कर लिए गए हैं, और महिलाओं का कितना रुझान इसमें बढ़ा है, और इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा है? सर्वप्रथम कि ये जीवा जो आप प्रोजेक्ट कह रहे हैं प्राकृतिक खेती को लेकर के, इसके पीछे क्या अवधारणा रही है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जीवा प्रोजेक्ट का मेन पर्पज़ यही है, रासायनिक खेती को छोड़ के प्राकृतिक खेती की ओर किसानों को लाना जी, ताकि वो ज़्यादा से, आज का समय हम देख रहे हैं कि आज का जो समय है उसमें हर घर में कोई ना कोई बीमार है, हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है। तो इसका जो मेन पर्पज़ है यही है कि रासायनिक खेती को छोड़ के प्राकृतिक खेती की ओर। और उमा जी, देखिए हमारे अर्की क्षेत्र में भी यदि बात करें तो 2 उद्योग वहाँ पर स्थापित है। देखिए, चाहे जितने मर्जी हम पर्यावरण की दृष्टि से, प्रदूषण की दृष्टि से मापदंडों को निर्धारित कर ले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। मैं समझता हूं कि शायद जीवा प्रोजेक्ट उसकी एक जो है प्रतिबिंब हो सकता है, उसकी एक अवधारणा हो सकती है। जी हाँ, जीवा प्रोजेक्ट एक अच्छी पहल है। इसमें प्राकृतिक खेती, ताकि हम नेचर से और ज़्यादा जुड़े, हम प्राकृतिक खेती करके हम एक जो हम बहुत सालों से रासायनिक खेती कर करके अपनी ज़मीन को हमने एक तरह से, मैं बोलूँगी, बीमार कर लिया था, वो भी जब हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी तो हम भी स्वस्थ होंगे। तो ये जीवा परियोजना की एक पहल है, जो जिसमें 170 जो है किसान
कार्य कर रहे हैं और उसमें 70% महिलाएं ही काम कर रही है और वो अपने खेतों में नए विचार, जैसे मैंने बोला एटीएम मॉडल, ए ग्रेड मॉडल लगा कर अपने ये जीवामृत बना करके और घन जीवामृत बना करके, जैसे ये सारी चीज़ें करके महिलाएं सबसे ज़्यादा भाग ले रही है। इस प्रोजेक्ट में हमारे कितने गाँव अभी तक कवर कर लिए, कितनी इस प्रोजेक्ट में हमारे 21 गाँव हैं, जो इसमें 8 क्लस्टर बनाए गए हुए और इसमें 21 गांव में ये परियोजना हमारे दाड़ला घाट क्षेत्र में चलाई जा रही है जी। उसमें आपकी क्या भागीदारी सुनिश्चित की गई? मैं एक फार्मर सोर्स पर्सन के तौर पर कार्य कर रही हूँ। मैं 3 गांव में काम कर रही हूँ और मैं एक मास्टर ट्रेनर के रूप में भी काम कर रही हूँ जी। क्योंकि हमने आज आपको बतौर सफल किसान आमंत्रित किया है और साथ में एक विशेषज्ञ भी है, क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे दर्शकों के लिए लाभप्रद हो, ऐसी हमारी अपेक्षा है। स्वयं आप जिस गांव की रहने वाली है, वर्तमान में आप कौन कौन सी खेती प्राकृतिक दृष्टिकोण से कर रही है, प्राकृतिक खेती की पद्धति को अपनाते हुए? अगर मैं बात करूं रबी सीजन की, तो रबी सीजन में मैंने एटीएम मॉडल में मैंने गार्लिक, अपने धनिया, मेथी, चुकंदर और ये सलगम, मूली, ये सारा मेरा था, और गेहूं, सरसों और चने, ये पिछली हमारी खरीफ सीजन की जो फसल थी ये था। और अभी रबी सीजन की जो फसल थी उसमें मैंने बताया पहले का। अभी खरीफ सीजन की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैंने बैंगन, शिमला मिर्च और ये मिर्च होगी, दूसरी मिर्च होगी, मक्की और अपने चुकंदर और धनिया, ये सारी, और इसमें अदरक, अरबी, हल्दी और बाथू, ये सारी चीज़ें जो है मेरी, और सूरजमुखी और उड़द दाल, ये सारी चीज़ें। कहने का मतलब है कि आपने इतनी जो है विभिन्न फसलों का उत्पादन स्वयं किया है। हाँ जी। इसके लिए आप बधाई और प्रशंसा की पात्र हैं। उमा ठाकुर जी, एक मनुष्य के मन में अवधारणा साधारण व्यक्ति से व्यक्ति के मन में भी रहती है, क्योंकि देखिए ये ठीक बात है कि हमें स्वस्थ तो रहना ही है, लेकिन जब हम आर्थिक दृष्टिकोण से, क्योंकि किसान अपने को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठगा महसूस करता है, हाँ जी, और उसकी आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए देखिए आर्थिकी का होना बहुत ज़रूरी है, और एक मन में अवधारणा रहती, क्योंकि प्राकृतिक खेती को के लिए जो कहा जाता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हाँ जी, धीरे धीरे रे मना वाली बात है। और रसायन के बारे में कंसेप्ट है कि इसमें उत्पादन जल्दी लिया जाए। हाँ जी। इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए आपकी क्या विचारधारा रहेगी? देखिए, अगर आप कैसे जागरूक करती हैं महिलाओं को अपने क्षेत्र की, यदि हम आज के विषय के संदर्भ में यदि बात करें तो? देखिए, मैं लोगों के बीच में जाकर के, हमारी मंथली बैठक भी होती है परियोजना के तहत, और मैं ऐसे भी जाती हूँ, मैं लोगों को बताती हूँ कि आप कम से कम अपना 1 बीघा तो ज़रूर अपने खाने योग्य के लिए उसमें उगाएं, ताकि आपके पास एक ट्रायल के बेस पे आप देखें कि आपको उसमें कम उत्पादन हो रहा है। मेरी आपसे एक प्रार्थना रहेगी, क्योंकि बीघा भी कई बार क्योंकि हमारे प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स बहुत कम होती जा रही है। मान लीजिए परिवार में 10 से है तो वो 10 में ज़मीन बढ़ती है, तो मैं चाहूँगा कि छोटे से छोटे किसान, इवन जो कहते हैं ना हम गृह वाटिका, किचन गार्डन, उसमें भी आप प्रमोट करने के लिए हाँ, वो किचन गार्डन का भी हम बोलते हैं, किचन गार्डन भी हम बोलते हैं, और 1 बीघा में भी बोलते हैं, लेकिन किचन गार्डन तो अपने कम से कम वो अपने लिए उगाए, अपने लिए तो उगा ले, अपने लिए, ताकि वो अपने परिवार के लिए एक स्वच्छ, और मैं बोलती हूँ स्वस्थ है। क्योंकि उमा ठाकुर जी कहते हैं ना, जब हम स्वयं से पहल करते हैं तभी वो समाज तक जो उसका दूरगामी परिणाम होते हैं। और बहुत सारे लोग देखते भी है कि जैसे मैंने पहल की तो लोगों ने देखा कि इनका खेत पूरा साल हरा भरा रहता है। प्राकृतिक खेती का भी एक उदाहरण है कि पूरा साल 365 दिन आपका खेत जो है हरियाली से ढका रहे। तो लोग देखते भी है, आते जाते भी मुझे देखते हैं, और जब मैं जीवामृत का छिड़काव भी करती हूँ तब भी देखते हैं। अभी इस साल का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, तो बहुत सारे, जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हुई और जिसके कारण जो कीट पतंगे ज़्यादा हुई, तो जो मेरी जो क्रॉप थी उसमें थोड़ा कम प्रभाव हुआ। और जो मेरे साथ में जो खेत थे उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा भी, मेरे से क्वेश्चन पूछे कि आपके जो आपने छिड़काव किया वो मेरे घर आकर भी मेरे को बनवा के दो। तो मैं उनके घर गई, मैं खुद जाती हूँ और लोगों को जैसे जीवामृत या उनको किसी नीम अस्तर या ब्रह्म अस्तर की ज़रूरत है तो वो भी मैं उनके घर जाकर और खुद बनवाकर उनके साथ उनको सिखाती भी हूँ। जी दर्शकों, उमा ठाकुर जी की पहल और इनके द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए अवश्य लाभप्रद होगी। कहने का मतलब है कि
यदि आप एक कदम स्वयं चलेंगे हाँ जी, तो प्रकृति भी 2 कदम आपकी तरफ आपकी बढ़ती तरफ, है। हाँ जी, उमा जी के लिए 2 लाइनें मुझे याद आती है कि तेजो मंडिता उज्ज्वला भव्याहम शक्ति शिवालिका। कहते हैं ना कि महिलाओं में वो तेज होता है, वो सशक्तपन होता है। यदि वो किसी चीज़ को धारण कर ले कि हमने इस कार्य को करना है तो वो सिद्ध हो जाता है। तो हम अपेक्षा करेंगे कि इस कार्यक्रम को वैसे तो सभी दर्शक, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, लेकिन उमा ठाकुर जी एक महिला होने के कारण, देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि इनसे आकर के इनके जो आसपास के गांव वाले थे या पड़ोस वाले थे, उन्होंने इनसे प्रश्न किया और उन्होंने उनकी जिज्ञासा को परिपूर्ण करते हुए बताया कि कहाँ पर कमी रह गई थी और उनका सहयोग किया। तो कहते हैं कि सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। उमा जी, हमने महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक खेती में योजनाएं। मैंने कहा कि किसी भी किसान के लिए आर्थिक का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। और इसके लिए योजनाएं केंद्र सरकार ने भी बनाई है, प्रदेश सरकार ने भी बनाई है। जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय प्रकृति जो है खेती के ऊपर जो है प्रकृति मिशन के ऊपर योजना है। हमारे यहाँ पर जो है राष्ट्रीय प्रकृति किसान खुशहाल योजना है। हाँ जी। जब हम प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं, हाँ जी, तो इन योजनाओं में क्या क्या आपको सुविधाएं उपलब्ध हो रही है? जो ये किसान प्राकृतिक खेती किसान खुशहाल योजना, इसके अंतर्गत आपको कौन कौन सी लाभ? देखिए, अगर हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उसके अंतर्गत हमें एक, जैसे मैं कहूँगी कि गाय पालने के लिए भी सरकार की तरफ से हमें हेल्प मिल रही है। और ड्रम वगैरह, जैसे हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो वहाँ से ड्रम वगैरह लेने के लिए भी हमें हेल्प मिल रही है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। जैसे हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो उसमें एक सर्टिफिकेट, काउ शेड भी बोल रहे हैं, काउ यूरिन पिट, और देसी गाय के लिए भी बोल रहे हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से भी हमें मिल रही है और हमें ज़रूर पहल करनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो जितने भी फार्मर है वो ज़रूर इस कोशिश करे कि प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े। उमा ठाकुर जी, एक प्रश्न, क्योंकि आप भी किसान हैं, शायद आपने भी, मुझे अब इस बात का तो नहीं मालूम कि आपने इस परेशानी को झेला, इस दिक्कत को झेला। योजनाएं बहुत होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के स्तर पर है चाहे प्रदेश स्तर का, लेकिन जब वो धरातल पर उसका लाभ लेने के लिए जिसके लिए वो बनाई गई है, औपचारिकताएं इतनी होती है विभागों की कि किसान हट फिर के हताश हो जाता है। क्या आपको भी इन औपचारिकताओं के दौर से, क्योंकि आपने कहा कि सरकार दे रही है, अनुदान भी देती है, तो क्या आपने भी इस तरीके की, यदि आपने इस तरीके की कोई अनुदान का आपने जो है लाभ ले रखा है, या आप अपने, क्योंकि आपका इतना बड़ा समूह है, आप गांव-गांव जाती है, महिलाओं से बातचीत करती है, तो क्या लगता है आपको कि इसमें औपचारिकताओं की कहीं ना कहीं जटिलता रहती है लाभ लेने के लिए विभागों से? जी हाँ, कई बार होता है। वैसे कई बार होता भी नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि हम जैसे आम इंसान है तो कई बार हमें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे हमारे दाड़ला घाट क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत हमें काऊ यूरिन पिट और ये सारी चीज़ें मिल रही है, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ कठिनाइयों का हमें कुछ सामना करना पड़ा। जैसे आपने बोला कि आपने भी लाभ लिया है, तो ड्रम का हमें लाभ मिला था, वहाँ पे मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो कहने का मतलब है कि उस योजनाओं के अंतर्गत जो है औपचारिकताओं को बिल्कुल सरल बनाया गया है ताकि आम व्यक्ति तक, आम किसान तक आसानी से पहुंच सके। एक जो इसमें सबसे, अब प्रशिक्षण को लेकर के बात कर लेते हैं, क्या कोई इस तरह का प्रशिक्षण विभागों द्वारा या जो संबंधित जो भी आप कह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किसान बागवानों को दिया जा रहा है या महिलाओं को दिया जा रहा है? हमारे इस जीवा परियोजना के तहत हमें प्रशिक्षण के तौर पर पालमपुर यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे किसानों को प्रशिक्षण मिला। और हमारे अभी हाल ही में हमारे एक तेलंगाना का भी एक रहा हमारे 3-4 दिन का प्रशिक्षण। आपके कहने का मतलब प्रशिक्षण दिया। एक जो सबसे बड़ी बात हम अंत में कहना चाहेंगे, क्योंकि वो उपभोक्ताओं से जुड़ी है, कंज्यूमर से, सेल्फ सर्टिफिकेशन। प्राकृतिक खेती में सेल्फ सर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा जो है कारगर कदम उठाया गया है, उस पर क्या कहना? बड़ा संक्षिप्त है क्योंकि समय कार्यक्रम का समाप्त हो रहा है। बहुत ही अच्छी, मैं बोलूँगी एक बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है, क्योंकि हम जो फार्मर होते हैं
हम जो उत्पादन तो उगाते हैं और हम जब बाज़ार में जाते हैं तो हमें वो उस तरह का जो उसका सही मूल्य नहीं मिलता। तो अगर हम पहले से हमारे पास प्रमाण सेल्फ पत्र है, सर्टिफिकेशन होगी हाँ, तो उसकी क्वालिटी हाँ, वहाँ पर मेंशन होगी मेंशन और होगी। कंज्यूमर के लिए आसानी हाँ जी, होगी। हाँ जी। उमा ठाकुर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और हम अपेक्षा करते हैं कि सभी किसान इससे लाभान्वित होंगे। दर्शकों, जाते जाते यही कहना चाहूँगा, द फ्यूचर ऑफ द एग्रीकल्चर इज़ नॉट अबाउट टू ग्रो मोर बट टू ग्रो बेटर। हमें क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए। आप कार्यक्रम में आई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।